जो जगह की जो सिग्निफिकेंस है वो उसके वोट बैंक के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, चाइना ने जिनको फोर्सफाई ऑक्यूपाई किया है, इसके लिए इंडिया क्या करता है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच हैज टू बी टेकन। किसी ना किसी टाइम पर तो ये डिसीजन लेनी ही पड़ेगी। जो जो चाइना कहता रहता है कि हमारी बाउंड्री, और जो चाइना एक परसेप्शन देता है बाउंड्री की, उसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। आजकल जो सब कुछ देख रहे हो आप, इतना ज्यादा टेंशन चल रही है वहां पर, वो उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर बनानी थी वो कभी बनाई ही नहीं। चाइना उसको बॉर्डर बनाना ही नहीं चाहता। ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि सियाचिन को हमने बहुत मुश्किल से अपने काबू में किया है। वहां बहुत डेथ्स हुई हैं, बहुत कैजुअल्टीज हुई हैं, अभी भी होती हैं। और पाकिस्तान और चाइना तो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें सातोरो रिज से नीचे भेज दें और उसके बाद वो फिर लेह लद्दाख की तरफ देखना शुरू कर देंगे, उनकी नजर पड़ जाएगी वहां। तो इसकी वजह से वो कारगिल का जो वॉर हुई, और उसमें भी जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक हार माननी पड़ी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कहाँ से डिराइव होता है? ये डिराइव होता है एक एरिया की लोकेशन से, उसकी ज्योग्राफी से, उसकी हिस्ट्री से, उसके लोगों से, उसकी मिनरल, उसकी वेल्थ से, वेदर इट इज किसी तरीके की भी वहां की वेल्थ हो, उसके क्लाइमेट से, उसकी इकोनॉमी से, और उसका देश में किस तरीके का महत्व है। इन सब चीजों से जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है एक एरिया की अकाउंट में ली जाती है। हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी भी जगह की जो सिग्निफिकेंस है, स्ट्रैटेजिक और अदरवाइज, वो इट गेट्स रिड्यूस टू वोट बैंक। और वोट बैंक के लिए चाहिए होती है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो बट दैट इज नॉट स्ट्रैटेजी। जो जगह की जो सिग्निफिकेंस है वो उसके वोट बैंक के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वो उसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक कल्चर। जिस देश में स्ट्रैटेजिक कल्चर अच्छा होता है वो देश आगे बढ़ता है, डेवलप करता है, बहुत पावरफुल हो जाता है इन द कमिटी ऑफ नेशंस। और जो देश अपने अपने आप को बड़े नैरो एक स्पेक्ट्रम में रखता है कि सिर्फ वोट्स को देखना है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, एक स्ट्रैटेजिक कल्चर के हिसाब से देखें, तो लद्दाख इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द इंडियन यूनियन। और गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख कंटिगुअस है। इट इज पार्ट ऑफ जो पुराने जमाने में जिसको कहते हैं ग्रेटर लद्दाख। वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कुछ जो हम बात करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड कि गिलगित बाल्टिस्तान हैज बिकम अ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। पर दोनों का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो हम इकट्ठा ही लेंगे, बिकॉज दे आर अ कंटिगुअस नेशन, कंटिगुअस रीजन, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम अपना जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो कि हमारी टेरिटरी है, फोर्सिबली ऑक्यूपाइड, वो हमारे पास आनी ही है। और आज के लेक्चर से ये पता चल जाएगा कि उनके लिए कितना जरूरी है और हमारे लिए कितना जरूरी है कि गिलगित बाल्टिस्तान को हम उसकी जस्टिफाइड अमालगमेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ लेके आए। तो अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे, जो मैंने पहले कहा है, तो लद्दाख की कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं। एक तो बहुत दूर है, ऊपर से बहुत ठंड है, फिर वहां पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत है, वहां पर कम्युनिकेशन के साधन भी कम हैं, और 3 लाख की पॉपुलेशन है जो कि किसी भी तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स या इवन स्टेट पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। तो उसकी कोई मतलब डेमोक्रेटिक टेनेट से उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर इट इज द क्राउन ऑफ इंडिया, it is a frontier state and it has got a large landmass. लैंडमास उसका कितना लार्ज है? इट इज, जो हमारे पास है, इट इज नियरली लिटिल मोर देन 49,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हमारे पास है। और इसके अलावा
जो ग्रेटर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान है वो 73 ऑलमोस्ट 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और बाकी जो एक्साइचन जो ले रखा है, फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर रखा है अपने चाइना ने, वो भी आई थिंक 30,000 और स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इतने बड़े लैंडमास की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस तो उसके रियल एस्टेट बेस के ऊपर ही बहुत जबरदस्त हो जाती है। ऊपर से इट इज अ फ्रंटियर स्टेट, वहां हमारे बॉर्डर लगते हैं, और उन बॉर्डर्स के दूसरी तरफ जो एनिमी जो देश बैठे हुए हैं वो फोर्सिबली ऑक्यूपाइड हैं। सारा बॉर्डर जो है लद्दाख का वो इट इज अंडर फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। इफ यू कंसिडर तिब्बत एंड ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान। सो वो एक और बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एलिमेंट आ जाता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इंडिया के ऊपर कि ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं चाइना ने जिनको फोर्सबाय ऑक्यूपाई किया है, इसके लिए इंडिया क्या करता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच हैज टू बी टेकन। किसी ना किसी टाइम पर तो ये डिसीजन लेनी ही पड़ेगी। तो इस एक ओवरव्यू के बाद मैं अभी आपसे बात करता हूं कुछ थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक हिस्ट्री जो है लद्दाख की उसके बारे में करेंगे और फिर उसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस करेंगे। और जो भी मैं कहता हूं ये बेसिकली उतना ही गिलगित बाल्टिस्तान को भी अप्लाई करता है, इवन दो मैं गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में भी बाद में सेपरेटली बात करूंगा। तो हिस्टोरिकली लद्दाख जो है वो लेह, कारगिल, गिलगित, हंसा और स्कार्डू इन जगह से बना हुआ था। इसको ग्रेटर लद्दाख कहते हैं। और ये एरिया था जो कि पूरा एरिया विच वाज पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड जिसके ऊपर मतलब जिसके लिए ब्रिटिश को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ये जो है ये सेंट्रल एशिया का पार्ट था एंशिएंट टाइम्स में, इससे पहले कि जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा हाउ इट केम इनटू द इंडियन सीन ऑफ अफेयर्स। और इस ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी तरफ रशिया, चाइना, इंडिया सबकी मतलब नजर थी और रहती है और रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इस वजह से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कंट्रोल दिस एरिया ओवर द सेंचुरीज। रिसेंट हिस्ट्री जो अबाउट 200 साल पहले की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान ये एक वासल स्टेट बन गई थी सिख एम्पायर की। और डोगरा डायनेस्टी जो जम्बोल डायनेस्टी थी उसको सिख एम्पायर ने जम्मू कश्मीर की सुजरेनिटी दे रखी थी, पर वो इट वाज अंडर द सिख एम्पायर इन टोटलिटी। सो इस तरीके से ये सेटअप था। और जम्मू और कश्मीर के ऊपर तो महाराजा रंजीत सिंह ने, डोगरा डायनेस्टी, महाराजा प्रताप सिंह को सुजरेनिटी दे रखी थी। और उन्होंने फिर अपने जनरल जोरावर सिंह जो कि किश्तवाड़ के गवर्नर थे उनको ये आदेश दिया था और उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो लद्दाख को भी अपने बीच में मिलाने की कोशिश करें। ये एक स्ट्रैटेजिक थॉट थी महाराजा रंजीत सिंह की। और इसी वजह से 1834-35 में जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख के ऊपर एक कैंपेन की थी और लद्दाख को सिख एम्पायर का हिस्सा बना दिया था। उसके बाद 1839 में, उस टाइम तक महाराजा रंजीत सिंह की तबीयत खराब थी, फिर वो 1839 में उनका देहांत भी हो गया। जनरल जोरावर सिंह ने बाल्टिस्तान को भी ले लिया और 1841 में वो ही वेंट टुवर्ड्स तिब्बत। और तिब्बत वो कई बार गए पर अल्टीमेटली उनकी तिब्बत के साथ ट्रीटी हो गई जिसको ट्रीटी ऑफ चुशूल कहते हैं। और इस ट्रीटी में नाम जो लिखा था वो महाराजा शेर सिंह का भी था और महाराजा गुलाब सिंह का भी था। बट तिब्बत के ऊपर हमारा कभी कंट्रोल नहीं हुआ। और जब ये सारा चल रहा था तब महाराजा गुलाब सिंह को इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पूरा एहसास हो गया। और जब फिर उन्होंने ट्रीटी की ब्रिटिश के साथ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ब्रिटिश से उन्होंने खरीदा, तो उन्होंने उसमें
लद्दाख विच इज ग्रेटर लद्दाख पूरे को भी इंक्लूड किया. सो दैट वे दैट एरिया बिकेम अ पार्ट ऑफ द डोगरा डायनेस्टी, डोगरा एम्पायर आपको या स्टेट कह दो, डोगरा प्रिंसिपैलिटी. ये तो हो गया. और उसके बाद ब्रिटेन को ये एहसास हुआ कि किस तरीके से हाउ व्हाट यू कॉल इम्पोर्टेंट दैट एरिया इज. और वो एहसास कैसे हुआ जब ब्रिटेन का ग्रेट गेम शुरू हुआ रशिया के साथ. ग्रेट गेम जो था ब्रिटेन का, वो इट वाज डिजाइंड टू हैव कंट्रोल ओवर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. और उसके लिए एक लद्दाख जो है, लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान, ग्रेटर लद्दाख ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. और इसी वजह से ये रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. तो उस टाइम के ऊपर फिर ब्रिटिश ने प्रिवेल किया डोगरा डायनेस्टी के ऊपर और उनको ये कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप हमारे को अपनी यहाँ एक एजेंसी खोलने दीजिए ताकि हम इस एरिया के ऊपर थोड़ी नजर रखें. तो एक गिलगिट एजेंसी खुल गई और एक कमीशन बैठ गई लेह में. इस पूरे टाइम के ऊपर वजीरियात जो थी वहां की, वो इट वाज विद द डोगरा डायनेस्टी इटसेल्फ, उन्हीं का वजीर वहां बैठता था. ये करने के बाद फिर ब्रिटेन ने ये भी सोचा कि हम इस एरिया की जो बाउंड्री है उसको सेट करें. और ये बाउंड्री को सेट करने का जो काम था ये 1895 में कहीं शुरू हुआ. और एक लाइन उन्होंने खींची कुनलुन माउंटेन के आसपास, जिसको कि कहते हैं जॉनसन आर्डर्ग लाइन. तो ये वाटरशेड के ऊपर बेस्ड लाइन थी. तो दिस लाइन बिकेम द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड लद्दाख. और ये दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट कर ली थी. यहाँ पर जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब ये लाइन बनी है 1912 के बाद, इसकी जो डिस्कशंस भी हुई हैं, उन डिस्कशंस में आज नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है. तो उस टाइम पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अभी तक बनी भी नहीं थी. तो इसका मतलब ये है कि जो चाइना कहता रहता है कि हमारी बाउंड्री, और जो चाइना एक परसेप्शन देता है बाउंड्री की, उसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है. हमारी जो बाउंड्री थी वो कम्युनिस्ट पार्टी बनने और चाइना बनने से पहले, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो ऑफ चाइना ने तो टेक ओवर किया था चाइना को जाके कहीं 1950s में मेरा ख्याल. तो उस टाइम तक तो मतलब ब्रिटिश भी चले गए थे और एक्सेशन भी हो गई थी. और एक्सेशन के हिसाब से पूरा जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हमारे पास आ गया था. तो जो बाउंड्री जम्मू कश्मीर की थी, जो तिब्बत के साथ उसकी वो एक हुई थी, एग्रीमेंट हुई थी, वो ही बाउंड्री थी. और उस बाउंड्री को, उस बॉर्डर को अगर चेंज करना था तो कम्युनिस्ट पार्टी को इसको रीनेगोशिएट करना उसको जरूरी था. पर उन्होंने दे प्रेफर टू गो इन फॉर अ वॉर. और उन्होंने हमारा एक साइचिन का जो एरिया है उसके ऊपर फोर्सबली कब्जा कर लिया. सो दिस इज द बाउंड्री डिस्प्यूट. और उस टाइम के ऊपर जो थे ये अपने थे. उसके अलावा जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक गेन्स थे, जिस तरीके से हमने 1947 की वॉर लड़ी थी, 47-48 की वॉर लड़ी थी, और जो हमारे पास इतना एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास गेम था, वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसने वो गवा दिया. और उस वजह से यूनाइटेड नेशन में जाने के कारण एक बहुत बड़ा ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरी तरफ से मीरपुर और जो कंटिगुअस एरिया है उरी के साथ, वो सारा जो है वो पाकिस्तान की फोर्सबल नीलम वैली, वो पाकिस्तान की फोर्सबल ऑक्यूपेशन में आ गया और अभी भी चल रहा है, जिससे कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक हुआ इंडिया को. और उसकी भुगतान अभी तक भी चल रही है, आगे भी पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, पर मुझे बहुत उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा कभी. सो 1962 में चाओ एन लाई जब वहां था, तो चाओ एन लाई ने फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर लिया था ईस्ट turkmenistan को, और तिब्बत को भी उसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर लिया था. तो उसके लिए बहुत जरूरी था इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करना. और वो जो कनेक्शन के लिए जो इजीएस्ट रोड थी वो एक्साइचिन से निकलती थी. इसलिए चाओ एन लाई ने कहा था कि भाई आप ऐसा कीजिए,
नेहरू को कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कि आप हम अपनी जो हमारी क्लेम है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हम उसको छोड़ते हैं, आप एक्साइज चेन हमें दे दीजिए। पर वो नेगोशिएशन टूट गई और उसके कारण 1962 वॉर हुई और चाइना ने फोर्सबली एक्साइज चेन का एरिया ले लिया। और उसको लेने के बाद ये समझ भी आ गया, क्योंकि वहां से उन्होंने वो अपना हाईवे 219 निकाला है, जो कि तिब्बत को, चाइना को, मेनलैंड को तिब्बत के साथ और वहां से फिर आगे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के साथ, जिंगजियांग के साथ, और वहां से अभी वो सीपेक बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन सब एरियाज को उसने कनेक्ट कर दिया। सो ये रही उनकी कहानी। और जैसे ही उनके पास एक्साइज चेन का एरिया आ गया था, उन्होंने कह दिया चलो अभी तो लड़ाई बंद करो, और जहां जहां हम बैठे हैं उसको हम बुलाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसमें हम एक 20 किलोमीटर का एरिया बीच में दे देंगे और बॉर्डर हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से चौहान लाई ने वो एरिया जो है वो पूरा ले लिया था। और वो जो लड़ाई है तब की, जो जो एक एग्रेशन है चाइना की, वो अभी तक भी चल रही है। तो ये जो आजकल जो सब कुछ देख रहे हो आप, इतना ज्यादा टेंशन चल रही है वहां पर, वो उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है। क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर बनानी थी वो कभी बनाई ही नहीं। चाइना उसको बॉर्डर बनाना ही नहीं चाहता। चाइना ने इतनी देर में, पिछले 70 साल में, वहां का कोई मैप भी नहीं एक्सचेंज किया कि परसेप्शन क्या है। और इसी वजह से जो आजकल चल रहा है, हम जबरदस्ती अपना जो बॉर्डर एरिया उसको क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इतना तो हमारे पास है ही है, तो बाकी के लिए हम अपना जो जद्दोजहद है उसको चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से वहां हुआ। पर इसके अलावा भी, इसके बावजूद जो गिलगित बाल्टिस्तान के पास एरिया था, का ऑक्यूपाइड एरिया था, वहां पर एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी बहुत ज्यादा चाइना के लिए, शक्सकाम वैली की। तो शक्सकाम वैली को भी चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, सीड कर दिया, जो कि पाकिस्तान नहीं था कर सकता, बिकॉज वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसकी डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशंस में है। पर वो उनको दे दिया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली उनके कम्युनिकेशंस को सेट करने के लिए, जिंगजियांग की तरफ कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए वो एरिया उनके लिए बहुत जरूरी था। और इतना महत्व है इस एरिया का कि सियाचिन जैसी एरिया, जो कि पूरा एक ग्लेशियर है और इतनी हाइट पे है, जहां -50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, उसकी तरफ भी पाकिस्तान और चाइना की नजर पड़ गई थी। और वहां का भी जो बॉर्डर है वो एम्बिगुअस था। पर 1984 में बहुत होशियारी दिखा के और बहुत बहादुरी दिखा के इंडिया ने उस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। और वो जो कैसे कंट्रोल किया वो तो आप जानते ही हैं, उसमें हम जाएंगे नहीं, पर इतना ही है कि हमने वो कंट्रोल कर लिया। 3 साल के बाद उन्होंने कोशिश की, अपने चाइना ने कि सॉरी पाकिस्तान ने, कि हम उस एरिया को वापस लें। पर उस कोशिश को उन्होंने एक वहां पोस्ट बनाई, कैद पोस्ट, जिसको कि हमारे सूबेदार बाना सिंह ने और जैकलाई के एक अफसर ने और कुछ जवानों ने उनसे वापस ले ली, जिसमें कि सूबेदार बाना सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, उनको परमवीर चक्र मिला। और उस पोस्ट का नाम, अभी बहुत स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, उसका नाम भी बाना पोस्ट रखा हुआ है। जब उन्होंने देखा कि अभी ये फौज को यहाँ से उतारा नहीं जा सकता, तो उन्होंने फिर डीमिलिटराइजेशन की बात करनी शुरू कर दी कि जी डीमिलिटराइज कर दो, वहां बहुत नुकसान होता है, आपका भी होता है, हमारा भी होता है, तो ये इस एरिया का नुकसान होता है, ग्लेशियर कम हो रहे हैं। ऐसी बातें करके, इंटरनेशनल प्रेशर करके, पाकिस्तान का ये इरादा था कि हम इसको, इस एरिया से, पहले तो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स वहां बैठे हैं इतने बर्फीले एरिया के अंदर, इतनी पोस्ट लेके, उनको पीछे कर दें और फिर हम जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर दोबारा देखेंगे क्या करना है। 2-3 बार हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनमें कुछ ये बात आ गई थी कि चलो ठीक है, इसको माउंटेन ऑफ पीस बना देते हैं, डीमिलिटराइज कर देते हैं, क्या फायदा है, वो कह रहा है। पर हमारे जो उस टाइम के ऊपर फौजी सीनियर ऑफिसर्स थे, आर्मी के जो चीफ्स थे या सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैप के ऊपर ऑथेंटिकेट करेगा पाकिस्तान की एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है, और अगर पाकिस्तान ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को, AGPL जिसको कहते हैं, वो ऑथेंटिकेट करेगा, तो उसके बाद हम सोचेंगे
मिलिटराइजेशन के बारे, और कहाँ हमने जाके बैठना है हम वो भी सोचेंगे। अब अगर पाकिस्तान वहां की जो ग्राउंड पोजीशन है उसको मान लेता है कि वो सारे जगह के ऊपर हमारा कंट्रोल है, तो बाद में वो अपने आदमियों को वहां भेज नहीं सकता। जो वो छल करना चाहता था वो होना नहीं था, तो इसलिए पाकिस्तान उसको माना नहीं, तो वो डीमिलिटराइजेशन हुई नहीं। अभी ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि सियाचिन को हमने बहुत मुश्किल से अपने काबू में किया है। वहां बहुत डेथ्स हुई हैं, बहुत कैजुअल्टीज हुई हैं, अभी भी होती हैं, पर जिस तरीके जो पहले की मुश्किलात थी वो अभी नहीं है। अभी इतने सालों में इंडिया ने अपने ट्रुप्स को वहां कैसे मेंटेन करना है, इंडिया ने वो सीख लिया है। एक हमारा प्रोसीजर जो है, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत अच्छा हो गया है। नंबर ऑफ डेथ्स भी बहुत कम हो गई हैं। पहले तो विंटर प्रॉब्लम्स के कारण ही बहुत लोग मर जाते थे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज्यादा थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें वहां पर अपनी फौज को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरह से जल्दबाजी में हमें वहां डीमिलिटराइजेशन अगर हमने कर दी तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक सेटबैक हो जाएगा। और पाकिस्तान और चाइना तो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें साल्तोरो रिज से नीचे भेज दें, और उसके बाद वो फिर लेह लद्दाख की तरफ देखना शुरू कर देंगे, उनकी नजर पड़ जाएगी वहां पर। और अगर वो हमें दोबारा लेना पड़ गया कभी साल्तोरो रिज, तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लोगों जान मान का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम जैसे बैठे हैं हमें वैसे ही बैठे रहना चाहिए। जब पाकिस्तान वहां नहीं कुछ कर सका तो पाकिस्तान ने कहा चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम एक और हाइट पकड़ लेते हैं, इक्वल हाइट। तो इसलिए कारगिल हुआ। कारगिल जो 1999 में वो एक तरह से एक जो उन्होंने उनकी ह्यूमिलिएशन हुई थी सियाचिन को, उसको ऑफसेट करने के लिए था, और एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये कारगिल वॉर करने की सोची। तो इसकी वजह से वो कारगिल का जो वॉर हुई, और उसमें भी जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक हार माननी पड़ी। सो ये है वहां की स्ट्रेटेजिक पोजीशन। दिस इज जो कि जब से मतलब हिस्टोरिक एंड अदरवाइज, तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लद्दाख की तरफ कैसी होनी चाहिए, ये सोचना है। तो इस टाइम के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि काफी छोटा हो गया लद्दाख पहले से, पर अभी तक भी उसका बहुत बड़ा लैंड मास है। और हमने उस लैंड मास को किस तरीके से, उसकी हमारे को वैल्यू क्या है, वो मैंने शुरू में आपको 5-7 जो पॉइंट बताए थे, वो एक एक पॉइंट देख के देखते हैं कि उसको क्या करना है। सो सबसे पहले वहां के जो लोग हैं उनकी जो एस्पायरेशन है उसको मीट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वहां के लोग खुश रहेंगे, वो बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं, वो इंडिया की तरफ वो देखते हैं, तो उनकी उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। तो उनकी एस्पायरेशंस को मीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि वहां यूनियन टेरिटरी बना के उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे करने का एक फायदा होगा। तो इससे इससे काफी सारा फायदा होगा उनका, जो कि हमें देखना है। दूसरा जो लीवरेज करना है, वहां जो ग्रेट पावर्स का इंटरेस्ट है, अभी तो यूएसए का भी वहां बहुत इंटरेस्ट हो गया है, चाइना का है ही है, ईरान, रशिया, पाकिस्तान, सबका उधर उस तरफ को इंटरेस्ट है। तो इस चीज को हमें एक्सपेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ के ट्रेड सिग्नेचर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रिज बन सकता है। और उसके लिए अगर हमें मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत मेच्योरिटी दिखानी चाहिए चाइना को और इंडिया को, कि वो अपना वहां का ये जो टेंशन है इसको खत्म करके, इसको एक पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व करके, तो वहां ट्रेड बनाना शुरू करें और इस एरिया को जॉइंटली पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू करें, जिससे कि वहां के लोगों को भी और दोनों कंट्रीज को और पूरी वर्ल्ड को बहुत फायदा होगा। ये सोचने की बात है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, अगर हम थोड़ा मान जाएंगे एक दूसरे के साथ, थोड़ा कहीं जाके मिल लेंगे, कोशिश तो बहुत करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बातचीत करने की चाइना के साथ, पर कोई कहीं वो बात पहुंचती नहीं है।
तो जो चाइना ने सीपेक बनाया है उससे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है वहां की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए और वहां से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पहुंचने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वहां की ट्रेड के मामले में, लैंडमास के मामले में उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए चाइना और इंडिया को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की बहुत जरूरत है। तो लद्दाख की एक और जो इम्पोर्टेंस है कि वो एक लीवरेज देता है कश्मीर में जो प्रॉब्लम चल रहा है आज़ादी का, उसको ब्लंट करने के लिए लद्दाख बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि लद्दाख में कारगिल में शिया मुस्लिम हैं और ऊपर बुद्धिस्ट हैं और वो सारे नेशनलिस्ट हैं। तो ये जो आजादी और सेपरेटिज्म का नारा है जिसको कि कश्मीर इसका स्पिल ओवर चाहता है, तो इसका स्पिल ओवर जम्मू की तरफ तो कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। इवन दो एरिया साउथ ऑफ द पीर पंजाल जो हिल एरियाज हैं, पुंछ डोडा की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ, वहां टेररिज्म आई थी फिर खत्म हो गई, पर स्पिल ओवर नहीं हुआ उसका। इसी तरीके से जो स्पिल ओवर है वो जो इन्होंने कोशिश किया था शियास को अपने साथ लेके लद्दाख की तरफ स्पिल ओवर करने के लिए, वो भी नहीं हुआ। तो ये जो सेपरेटिस्ट का जो एक नारा है ये ब्लंट हो गया कश्मीर वैली के बीच में ही। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेशनलिस्ट फर्वर ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। और ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब हम यही बात कर रहे हैं तो इसके साथ बात आ जाती है कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन क्या है। सबसे पहले ले है वो एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया है, और बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें कि पूरी दुनिया आजकल बिलीव करती है। सो ले को एक बुद्धिस्ट सेंटर बनाने में, एक ऐसा सेंटर बनाने में जहां से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में इवॉल्व हो, वहां का आबो हवा भी बहुत अच्छी है ऐसे काम के लिए, मेडिटेशन वगैरह के लिए, इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन फॉर बोथ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दूसरा, कारगिल जो हिस्सा है वो शिया मुस्लिम्स का डोमिनेटेड है, और शिया जो है इस्लाम, शिया इस्लाम, उसका काफी दबदबा है। पूरा ईरान का एरिया, आधा इराक का एरिया, तो शिया काफी एक डोमिनेंट रिलीजन रहा है, इस्लाम का एक सेगमेंट रहा है, और उसकी जो प्योरिटी है कारगिल में वो मैक्सिमम है। और वहां के लोगों को शिया बाकी जगह तो प्रोसिक्यूट होते हैं, पर वहां उनकी कोई, वहां के शियास की कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। तो उस रिलीजन को कारगिल से शिया इस्लाम को इवॉल्व करने का बहुत पोटेंशियल है, और ये वहां का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वहां की इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो लद्दाख के लोगों ने अपनी नेशनलिज्म को हमेशा इंडिया के साथ रहे हैं। उन्होंने बहुत बार अपनी नेशनलिज्म दिखाई है इंडिया की तरफ, और इस टाइम पर भी आपको मालूम होगा कि लद्दाख स्काउट्स एक रेजिमेंट बन गई है, जहाँ के लोग वो लोकल वहाँ के लोगों को रिक्रूट किया गया है। पहले तो एक मिलिशिया हुआ करता था, पर अभी इसको एक पूरा रेजिमेंट का दर्जा दे दिया है, और इनकी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन जो रेजिमेंट बनाने के लिए होती है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली की थी। तो ये लोग इंडियन आर्मी का एक अटूट हिस्सा होके अपने एरिया को क्या नाम है सेव करने के लिए वहां बैठे हैं, एंड दे आर फैंटास्टिक फाइटर्स। सो इससे पता लगता है कि जो चाइना कह रहा है, चाइना के पास कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है ये कहने के लिए कि वहां के लोग डिसग्रंटल्ड हैं इसलिए वो हमारे पास आना चाहते हैं। वहां के लोग अपनी नेशनलिज्म को सारा टाइम अपनी स्लीव के ऊपर रखते हैं, और लद्दाख स्काउट्स ये बताता है। इसके अलावा वहां जितनी गाड़ियां चल रही हैं जो हमारी फोर्सेस हैं, उनकी पोर्टर्स और सिविल हायर ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी लद्दाखियों की है। सो इससे हमारे को एक स्ट्रैटेजिक पावर बहुत ज्यादा मिल जाती है कि हमारा, जब एक कंट्री का जो बॉर्डर एरिया है वो सिक्योर होता है, बॉर्डर एरिया के लोग कंट्री के साथ होते हैं, तो वो कंट्री बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इस वजह से वहां के लोगों की नेशनलिज्म से और जिस तरीके से वो अपने ही एरिया को सेव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक गेन है।
इसके अलावा आपको पता है वहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल, वहाँ की मिनरल वेल्थ, वहाँ पर बहुत सोलर पावर को बूस्ट किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक तरीके से स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है लद्दाख की। कम्युनिकेशन हब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चारों ओर से ये जोड़ता है। किसी जमाने में जो सिल्क रूट थी उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सो वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करना और ये देखना कि ये इकोनॉमिकली एरिया स्ट्रांग हो। अगर वो इकोनॉमिकली एरिया स्ट्रांग हो जाएगा तो इंडिया ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि हमें बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक महत्व मिलेगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए अभी जिस तरीके से हमने वो की है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया है, एंड इसके अलावा अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है लद्दाख की, उसको अच्छी तरह से लीवरेज किया जाएगा। तो उसके बाद अभी हम आ जाते हैं गिलगित बाल्टिस्तान पे। जितने चीजें मैंने लद्दाख के बारे में आपको बताई हैं वो ज्यादातर गिलगित बाल्टिस्तान को भी अप्लाई करती हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसका सबसे पहले जो ज्ञान है वो 2016 में तब आया जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बात की कि ये जो एरियाज हैं ये इंडिया के एरियाज हैं और इसके बारे में इंडिया को सोचना पड़ेगा। सो उससे पता लग जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी गिलगित बाल्टिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझती है और उसके ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गिलगित बाल्टिस्तान का भी वही इशू है, बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत ब्यूटीफुल है, माउंटेनस रीजन है, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उसका एरिया है और बहुत छोटी पॉपुलेशन है वहां। कोई 1.8 मिलियन की 10 लाख की पॉपुलेशन है उधर, 1.8 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है और वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। चिलास है, गिलगित और बाल्टिस्तान है, बाल्टी भी वहां बोली जाती है और भी वहां लैंग्वेजेस हैं। पाकिस्तान के लिए गिलगित बाल्टिस्तान की ये इंपॉर्टेंस है कि जो मेन रिवर है इंदस, वो वहां से मानसरोवर लेक से तिब्बत से होता हुआ, लद्दाख से होता हुआ, स्कार्डू से होता हुआ गिलगित जाता है और नीचे चला जाता है। और उनका जो पूरा फूड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का बेस है सिंध में और पंजाब में, जो उनकी फूड बास्केट है वो सारी इसी पानी के साथ सींचती है। तो ये एक तरह से गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान की एक लाइफलाइन बन जाता है। और पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने की कोशिश की है। मंगला डैम है और डाइमर बादशाह है, जिसके विरोध बहुत किया है वहां के लोकल्स ने, क्योंकि उनकी पूरी कल्चर, उनका फ्लोरा फौना, उनकी उनकी बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं जो प्री हिस्टोरिक चीजें हैं, वो सारी इनंडेट हो रही हैं इन डैम्स के कारण। तो वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कि वो ये कहते हैं कि आप फ्री फ्लोइंग इंडस को रहने दो, क्योंकि अगर वहां डैम बना के तो उस डैम की जो बिजली प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आजकल ये तो कंसेप्ट ही वैसे आउटडेटेड हो गया हुआ है, वो सारी पंजाब इस्तेमाल करेगा, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को तो कुछ मिलेगा नहीं। सो इस वजह से हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान एक लाइफलाइन है पाकिस्तान उसको ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं देता है जैसे कि इंडिया लद्दाख को दे रहा है। तो ये बहुत एक सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है कि वहां के लोग किस तरीके से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। और उसके ऊपर से अभी चाइना ने भी जो अपना एक वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ऊपर से वो लेके आ रहे हैं, वो पास थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान से ही पास थ्रू होके तो गवादर की तरफ जाता है। तो वो भी बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, पर लोगों को, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसका भी जो फायदा है वो पंजाब से, और ज्यादा पंजाब को और थोड़ा सिंध को हो रहा है। और उसको बनाने में इतनी तकलीफ हो रही है कि आजकल वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है।
गवर्नमेंट के पास वो प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं है। और रिसेंटली उसका जो चेयरमैन है अथॉरिटी का, सीपेक अथॉरिटी का, असीम बाजवा, उसका नाम आया है फॉर करप्शन ऑफ अ वेरी लार्ज स्केल। उसको कहते हैं कि उसने $52 मिलियन का एक एम्पायर खड़ा कर लिया है यूएसए में और दूसरी कंट्रीज में, वहां से पैसा निकाल के। तो इस तरीके की अगर करप्शन होगी एट द हाईएस्ट लेवल, तो क्या समझा जाएगा कि किस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को वहां पर फायदा होगा। सो ये प्रॉब्लम है गिलगित बाल्टिस्तान की। तो वहां पर अभी जो है वो ट्राई जंक्शन है बिटवीन बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। और इस वजह से वो जो स्ट्रेटेजिकली बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है, वहां पर इस टाइम पर बहुत ज्यादा परसिक्यूशन चल रही है। ऐसी परसिक्यूशन चल रही है कि वहां का डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वहां के लोगों को के पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास राइट्स नहीं है। वो एक पाकिस्तान की जो छोटी मोटी डेमोक्रेसी है उसका हिस्सा भी नहीं है। उनके पास वहां के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक तरह से वो कॉलोनी बनी हुई है। और इतनी इंपॉर्टेंट जगह होके, इतनी इतनी ब्यूटीफुल जगह होके, इतना मिनरल वेल्थ है उधर, इतनी वहाँ वहाँ हाइड्रो पावर है, वहां से कम्युनिकेशन हब है, एक ट्राई जंक्शन है। और इन वजहों को देख के उसको एक्सप्लॉइट करने की जगह पाकिस्तान उसके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है, जो कि इंडिया को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो ये हो गई इसकी बातचीत। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब से हमने ये आर्टिकल 370 की बातचीत की है, एब्रोगेट किया है, और हमने ये 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, तो पाकिस्तान जो है वो काफी बौखलाया हुआ है इन चीजों से, और गिलगित बाल्टिस्तान लाइमलाइट में आ गया है। क्योंकि इंडिया कह रहा है कि अभी टाइम आ गया है जबकि हमें ये जो अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है उसको हमें पूरा करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और इसमें हमें आगे बढ़ना हमें पड़ेगा, क्योंकि जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर की, वो भी वहीं से आ रही है। जो टेररिस्ट हॉटबेड है वहां के लोग नहीं हैं, पर वहां पर वो गिलगित बाल्टिस्तान का ही एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है, जहां की वो आके बैठते हैं और उसके बाद वो फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी सिक्योरिटी का, ये भी अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान की इंपॉर्टेंस को समझ के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया की सिक्योरिटी में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। और गिलगित बाल्टिस्तान को अगर हम अपना ले लेते हैं तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो आज तक न्यू दिल्ली की पॉलिसीज रही हैं पुरानी गवर्नमेंट्स के इस मामले में, उनको तोड़ के नई पॉलिसीज, डायनामिक पॉलिसीज को उस एरिया में बना के, ऐसी पॉलिसीज जो कि वहां की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को समझती हैं और जो कि एक स्ट्रैटेजिक कल्चर पर बेस्ड है, और जो सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बेस्ड है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर नहीं बेस्ड है, ऐसी कुछ वहां पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और ऐसी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी।